हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं एक किताब के बारे में बात करने वाला हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना जाए, लेकिन इतना कुछ है इस किताब में जो कि फ़ायदेमंद हो सकता है। मैं आग्रह करूँगा कि आप आखिर तक इस वीडियो को देखें। मैं जिस किताब के बारे में बात कर रहा हूँ उसका नाम है नो रूल्स रूल्स। ये है वो किताब, नो रूल्स रूल्स। अ, इसे लिखा है नेटफ्लिक्स के जो सीईओ एंड को-फाउंडर हैं, रीड हेस्टिंग्स। उन्होंने और साथ में एक और लेखिका हैं जिन्होंने ये किताब लिखी है, उनका नाम है एरिन मायर। एरिन मायर बहुत जानी-मानी प्रोफ़ेसर हैं INSEAD स्कूल ऑफ बिज़नेस में, पेरिस में। और INSEAD स्कूल दुनिया के टॉप 3 बिज़नेस स्कूल्स में माना जाता है और फ्रांस में उनका एक कैंपस है और दूसरा कैंपस सिंगापुर में है। तो एरिन मायर भी बहुत जानी-मानी प्रोफ़ेसर हैं, थिंकर हैं, लेखिका हैं। उन्होंने एक बहुत फ़ेमस बेस्ट सेलिंग किताब पहले भी लिखी हुई है, जिसका नाम है कल्चर मैप। और मैं क्यों चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को देखें। मैं ये नहीं चाहता कि आप ये किताब ना पढ़ें, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप और इंटरेस्टेड हो जाएँ इस किताब को पढ़ने के लिए। और ख़ासकर अगर आप कोई ऐसे इंसान हैं जो एक कंपनी चलाते हैं या एक कंपनी के सीईओ हैं या फिर बहुत सीनियर डिसीजन मेकर हैं या आप एक एचआर लीडर हैं, anybody who has the power to drive change in an organization must read this book. I'll tell you more about what is there in the book, why I am insisting that you should read this book. ये बेसिकली जितना भी हमने कॉर्पोरेट लाइफ के बारे में सीखा है और जो भी ट्राइड एंड टेस्टेड आइडियाज और प्रिंसिपल्स हैं विच शुड इंश्योर कंपनी परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल एक्सेलेंस, ये उन सब प्रैक्टिसेस को चैलेंज करता है और एग्जेम्पलीफाई करता है कि कैसे नेटफ्लिक्स इन सारे ट्राइड एंड ट्रस्टेड प्रिंसिपल्स को चैलेंज करके तोड़ के भी इतनी एक्सेप्शनल एक कंपनी बनी सिर्फ 20 सालों में। 20 साल बहुत ज़्यादा लंबा समय नहीं होता है एक कंपनी के लिए। उस समय के अंदर 30 बिलियन यूएस डॉलर्स रेवेन्यू कंपनी बनने में, ठीक है? 30 बिलियन डॉलर्स इज अ बिग रेवेन्यू, ओके? एंड हाउ दे हैव अकम्प्लिश्ड इट, दे आर नोन फॉर इनोवेशन। नेटफ्लिक्स कंपनी जब शुरू हुई थी तो वो डीवीडीज कुरियर के थ्रू अपने कस्टमर्स को भेजते थे। तब एक ब्लॉकबस्टर करके एक कंपनी होती थी विच वाज लाइक द मार्केट लीडर। वो वीडियो कैसेट्स रेंट करते थे अपने कस्टमर्स को। तो नेटफ्लिक्स स्टार्टेड like a very small competitor of Blockbuster, where they used to send DVDs on rent through postal services. And now today, it has become the biggest digital media platform when it comes to motion pictures. It produces movies and gives competition to the likes of Disney and DreamWorks. So they have really turned their business around several times. They have innovated and come up with new ideas. And how have they done it? They are already 7,000 people strong. They are not a small company. Normally क्या होता है, जब आप बड़े हो जाते हो इन साइज एज अ कंपनी, यू लूज दैट स्पीड। आपकी एजिलिटी कम हो जाती है, आपकी एबिलिटी टू इनोवेट बहुत कम रह जाती है, क्योंकि डिसीजन मेकिंग बहुत कॉन्सेंट्रेटेड हो जाती है। तो let's see how they were able to do this, become a $30 billion company and really transform themselves as a company in not such a long period of 20 years. तो उन्होंने किया क्या? तो सबसे पहले जो लेखक बोलते हैं रीड हेस्टिंग्स के, सबसे पहले उन्होंने कॉन्सेंट्रेट किया टैलेंट डेंसिटी पे। टैलेंट डेंसिटी से उनका मतलब है कि जो जो लोग कंपनी के लिए काम कर रहे हैं वो बिल्कुल टॉप के होने चाहिए, वेरी हाई परफॉर्मर्स। और उन्होंने ये रियलाइज किया, उन्होंने कहा कि जब पहली बार एक फाइनेंशियल क्राइसिस टाइप का आया लगभग 20 साल पहले, नेटफ्लिक्स तब
हाल ही में एक पब्लिक कंपनी बनी थी 2001 में, तो उन्हें फोर्सफुली कुछ लोगों को जाने देना पड़ा। तो जब उन्होंने ये एक्सरसाइज किया तो ऑब्वियसली थोड़े जो कम परफॉर्म करते थे उनको जाने दिया, एंड दे वर वेरी स्केर्ड कि कुछ लोगों को नौकरी से जाना पड़ा है, बाकी लोग कैसे रिएक्ट करेंगे, शायद मोटिवेशन और खराब हो जाएगा। लेकिन सरप्राइजिंगली जो लोग रह गए वो और ज्यादा परफॉर्म करने लगे और अच्छा परफॉर्म करने लगे। तो तब लेखक को रियलाइज हुआ, रीड हेस्टिंग्स को, कि टैलेंट डेंसिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। हु यू आर हायरिंग, आप किसको हायर कर रहे हो, वो बहुत क्रिटिकल है। तो उसके बाद से इन्होंने इंश्योर किया है कि एज अ कंपनी दे आर एबल टू अट्रैक्ट द बेस्ट टैलेंट। और इसके लिए अपार्ट फ्रॉम वेरी कॉम्पिटिटिव एम्प्लॉय बेनिफिट्स एंड अ ग्रेट वर्क कल्चर, इनका कॉम्पेंसेशन फिलॉसफी भी बहुत यूनिक है। ये वो नहीं देखते कि भाई तुम्हारी अभी की सैलरी कितनी है, हम उस पे एक्स परसेंटेज हाइक देंगे, हम तुम्हें ज्वाइनिंग बोनस देंगे, ये सब कुछ नहीं। अगर उनको आप अच्छे लगे, वो देखेंगे आपके रोल में मार्केट में सबसे ज्यादा सैलरी कौन दे रहा है। भले ही आपकी सैलरी लेट से 10 लाख रुपए हो, लेकिन अगर मार्केट में आपके रोल के लिए सबसे ज्यादा सैलरी 25 लाख रुपए है, तो वो 26 लाख रुपए देके आपको लेके आएंगे। एंड दैट्स व्हाट दे फॉलो फॉर देयर एनुअल अप्रेजल्स आल्सो। उनके यहाँ एनुअल अप्रेजल ऐसे नहीं होता कि अच्छा ठीक है टीम में 5 लोग हैं तो 5 लोगों को रैंक करो, एक टॉप में होगा एक बॉटम में होगा। वो कहते हैं कि यार जब मैं टॉप परफॉर्मर्स के साथ काम कर रहा हूँ, मैं उनको एक दूसरे में भिड़ाना नहीं चाहता। आई डोंट वांट पीपल टू compete against themselves. I want them to solve the problems of the company and take the company forward. तो वो जब अप्रेजल भी करते हैं तब भी यही फिलॉसफी फॉलो करते हैं। वो मार्केट में जाते हैं, रिसर्च करते हैं और पता करते हैं कि भाई इस रोल के लिए अभी मार्केट में कितना है हाईएस्ट पे, और उससे ज्यादा देते हैं। इनफैक्ट लेखक ने बोला है कि वो अपने एम्प्लॉयज को भी एनकरेज करते हैं कि अगर आपको लग रहा है कि आपको कम पैसा मिल रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ द मार्केट, आप खुद रिक्रूटर्स से बात कीजिए। अगर आपको कोई नौकरी की कॉल आ रही है, आप बात कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। आप बात करके पता कीजिए आपको नौकरी पे कितनी सैलरी ऑफर कर रहे हैं, और अगर वो सैलरी जो हम ऑफर कर रहे हैं उससे ज्यादा है, तो आप आके अपने मैनेजर को बताइए और हम वो सैलरी करेक्ट कर देंगे। विच इज लाइक कंप्लीटली अनहर्ड ऑफ, राइट? मतलब हम ऐसे ऑपरेट ही नहीं करते। But that's what they do. They don't have a stack ranking. They don't have this existing salary plus X percentage when they hire people. The other thing is extremely open culture. फीडबैक देना बहुत encourage किया जाता है वहां पे। उन्होंने बोला है कि कैसे टॉप टू बॉटम हर एक इंसान, हर एक एम्प्लॉय एक दूसरे को फीडबैक देते हैं। हर एक मीटिंग में 10 मिनट रखी जाती है फीडबैक एक्सचेंज के लिए। तो फॉर्मल इनफॉर्मल फीडबैक दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि बॉस को फीडबैक नहीं दे सकते। बिल्कुल ही ओपन कल्चर है, और ऐसा नहीं कि आपने अगर बॉस को कोई इंप्रूवमेंट फीडबैक दे दिया तो आपकी नौकरी चली जाएगी, ये भी नहीं है। सो एक्सट्रीमली ओपन कल्चर इज व्हाट दे हैव प्रोपगेटेड। एंड अलॉन्ग विद दैट, ऐसा भी नहीं है कि आपको बॉस से हर एक चीज की परमिशन लेनी पड़ेगी। एज अ कल्चर वो कहते हैं कि हमारा काम है इनोवेट करना। हमारा काम ये नहीं है कि गलतियां कम हो। हमारा रिस्क ज्यादा है कि अगर हमने इनोवेट नहीं किया तो हम रेलेवेंट नहीं रहेंगे हमारे कस्टमर्स के लिए। तो गलतियां प्रिवेंट नहीं करते हैं वो कहते हैं कि जाओ जाके गलती करो, लेकिन गलतियों से सीखो और इनोवेट करो। सो इट्स अ वेरी हैवी कल्चर ऑफ इनोवेशन वेयर पीपल डोंट हैव टू टेक अप्रूवल्स फ्रॉम देयर बॉसेस। अगर आप एक प्रोजेक्ट में बिलीव करते हैं और आपके बॉस की राय है कि नहीं आपको ये प्रोजेक्ट नहीं करना चाहिए, आप फिर भी जाके कर सकते हैं। और किताब में ऐसे एग्जाम्पल साइट किए हैं जहां किसी एम्प्लॉय ने एक प्रोजेक्ट उठाया, बॉस की हामी नहीं थी, लेकिन बॉस की हामी के बगैर ही वो प्रोजेक्ट किया और वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो गया। एंड द बॉस वाज आल्सो वेरी हैप्पी, एवरीबॉडी वाज आल्सो वेरी हैप्पी। कॉन्सिक्वेंटली दूसरी चीज भी हुई कि बॉस की हामी नहीं थी और प्रोजेक्ट किया और गलती हो गई, वो फेल हो गया, लेकिन इससे बॉस ने डांटा नहीं। बॉस ने ये पूछा अच्छा ठीक है, हमने सीखा कि नहीं इस प्रोजेक्ट से। सो इट्स अ कल्चर ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन, इनोवेशन, completely fearless when it comes to failing, which is a great approach which has helped them stay relevant continuously. The other thing that they talk about is उनकी कोई policies और procedures नहीं है। उनकी ना तो छुट्टी की कोई पॉलिसी है, ना तो ट्रैवल की कोई पॉलिसी है कि भाई इतनी छुट्टियां ले सकते हो और इतना अप्रूवल ले सकते हो। वो बोलते हैं कि भाई आप अपने हिसाब से छुट्टी लीजिए, बस आपको दिमाग में ये रखना है कि कंपनी
के हित में होने चाहिए आपके डिसीजंस। जैसे एक आध एग्जांपल्स दिए थे, अकाउंट्स टीम में ईयर एंड क्लोज के टाइम पे कोई लंबी छुट्टी पे चला गया तो उनकी डिले हो गई रिपोर्टिंग, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। बट उसके बाद उन्होंने वो कम्युनिकेट किया और स्ट्रेस किया कि देखो हम पॉलिसीज नहीं ला रहे हैं, लेकिन अगर आप एक ऐसे क्रिटिकल रोल में हो और उस टाइम पे आपको अगर छुट्टी दी जाए या आपने छुट्टी ले ली तो वो कंपनी के हित में नहीं होगा, तो आप प्लीज अपना मैच्योर तरीके से डिसीजन मेकिंग कीजिए। तो मतलब विच इज ऑल्सो ग्रेट, राइट? विदाउट पॉलिसीज जब लोग गलतियां करते हैं तो बाकी मैनेजमेंट पॉलिसीज डाल देते हैं, लेकिन ये पॉलिसीज नहीं डालते, ये और कम्युनिकेट करते हैं और एनकरेज करते हैं लोगों को कि आप अपनी डिसीजन मेकिंग इंप्रूव कीजिए। सो विच इज अगेन अ वेरी यूनिक प्रैक्टिस। इसका मतलब ये नहीं है कि ये इट्स अ वेरी सेफ जॉब और आप नॉन परफॉर्मर भी हो तो चलेगा, नहीं। दे से दैट दे आर नॉट अ फैमिली, दे डोंट वर्क लाइक अ फैमिली, बिकॉज फैमिली में ये है कि अगर अगर आप परफॉर्म नहीं भी कर रहे हो तो लोग आप पे मतलब आपको कैरी करते हैं, ज्यादा अकोमोडेटिंग होते हैं, तो बोलते हैं नहीं हम फैमिली की तरह नहीं काम करते। इट इज मोर लाइक अ हाई परफॉर्मिंग स्पोर्ट्स टीम। देखिए कोई हाई परफॉर्मिंग स्पोर्ट्स टीम अगर होगा, उसमें कोई परफॉर्म नहीं करेगा तो उसको निकलना पड़ेगा, ठीक है? तो और जो कोच होता है वो कंटिन्यूअसली ये देखता रहता है कि इस गेम के लिए बेस्ट परफॉर्मर्स कौन है, ठीक है? तो कोई ऐसा कल्चर नहीं है कि भाई फैमिली है, इट्स अ क्लोज निट कल्चर। लाइक एक हाई परफॉर्मिंग टीम में भी एक अच्छी केमिस्ट्री होती है, बट द गोल इज टू पुट द बेस्ट टीम आउट फॉर द गेम, एंड दे ऑपरेट लाइक दैट। सो दे डू समथिंग लाइक द कीपर टेस्ट। कीपर टेस्ट ये होता है कि अगर आप एक मैनेजर हैं और आपका कोई टीम मेंबर है, आपसे ये सवाल पूछा जाता है कि अच्छा ये अगर टीम मेंबर ने रिजाइन किया कल, क्या आप जी तोड़ कोशिश करोगे उसको रोकने के लिए? अगर इसका जवाब ना है, मतलब वो बंदा जा सकता है और उसे चले जाना ही बेहतर है, विच मीन्स दैट पर्सन इज नॉट योर टॉप परफॉर्मर। तो ऐसे लोगों को वो धीरे धीरे चले जाने को ही बोलते हैं, बिकॉज दे स्लो द टीम डाउन एंड दे आर नॉट परफॉर्मिंग। तो वो कहते हैं कि नेटफ्लिक्स एक ऐसी कंपनी नहीं है जहां पे आप 20 साल 30 साल काम करोगे। आप शायद 5 साल काम करोगे और बहुत अच्छा काम करोगे, उसके बाद शायद वो रोल रेलेवेंट नहीं रहेगा या आप रेलेवेंट नहीं रहोगे। तो इट्स नॉट अ कंपनी फॉर लाइफ टाइम फॉर मोस्ट पीपल। एंड इनफैक्ट जो सीईओ हैं वो बोलते हैं कि उनके लिए भी कीपर टेस्ट होता है हर एक क्वार्टर में, जहां बोर्ड डिसाइड करती है कि वेदर ही इज द राइट पर्सन टू लीड द कंपनी और नॉट, which again keeps them very competitive as an organization. The other thing is specifically India में there is a lot of information asymmetry. हम जैसे business चलाते हैं, even in very large public companies, financial information is very limited, not accessible to everyone. Netflix being a publicly traded company, they make all their financial information accessible to all their employees even before it has been reported to the Wall Street. So it is very sensitive information. People can use it for insider trading. If they get caught, they'll obviously go to prison. But if they don't get caught, they can take advantage of it. But the organization really trusts them. और ये सारा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अवेलेबल होता है सारे लोगों के लिए। उनकी फिलॉसफी ये है कि ओवरऑल कंपनी कहाँ जा रही है ये लोगों को पता होना चाहिए। अगर मैंने एक अच्छे एम्प्लॉय को हायर किया है और वो कमिटेडली काम कर रहा है, तो उसको पूरी पिक्चर दिखानी चाहिए। ये नहीं दिखाना चाहिए अच्छा ठीक है मेरा काम तो इतना ही है, तो वो नेक्स्ट लेवल ऑफ इनोवेशन ओनरशिप आती नहीं है। सो दे प्रमोट कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। फिर उन्होंने ये भी बताया है, जब जब वो एक अमेरिकन कंपनी से ग्लोबल कंपनी बने 2016 में, सडनली विद इन 1 year दे स्टार्टेड बीइंग अवेलेबल इन 130 countries and they opened up offices in several parts of the world. How they maintained their culture which is very open, feedback बहुत open है, but उन्होंने ये भी जाना अपनी लर्निंग से कि कल्चरली लोग अलग होते हैं। अमेरिका में शायद अपने बॉस को फीडबैक देना कोई बड़ी बात नहीं है। और यहाँ पे मैं मेंशन करूंगा जो एरिन मायर हैं, जो दूसरी लेखिका हैं इस बुक की, उनकी जो किताब है कल्चर मैप। कल्चर मैप गिव्स यू अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ कल्चर्स वर्क कल्चर्स इन वेरियस कंट्रीज डिफर।
तो उन्होंने वो किताब को रेफरेंस के हिसाब से यूज किया और फिर चेक किया कि कौन सी कंपनी में या रादर कौन सी कंट्री में कैसा कल्चर है व्हेन इट कम्स टू ओपननेस टू फीडबैक। तो उन्होंने देखा एक तरफ नेदरलैंड्स जैसी कंट्री है जहां पे पीपल डोंट हैव एनी प्रॉब्लम गिविंग फीडबैक टू 2-3 लेवल्स अबव बॉसेस, और वो जो फीडबैक देते हैं बहुत टू द पॉइंट देते हैं। वो सिर्फ ये बोलते हैं आपने ना ये चीज ठीक नहीं करी, आप इसको इम्प्रूव कीजिए, एंड वो चलता है। नीदरलैंड्स के लोग बुरा नहीं मानते। लेकिन अगर अमेरिकन को इतने डायरेक्ट फीडबैक दे दो तो उनको लगता है अच्छा मैंने कुछ ठीक ही नहीं किया, सिर्फ गलत ही किया। तो उनको पहले बताना पड़ता है कि भाई आप कुछ कुछ ये चीजें ठीक कर चुके हैं, और फिर बीच में, जिसको कहते हैं सैंडविच टेक्निक, बीच में वो बताना पड़ता है जो इम्प्रूव करना है, फिर एंड में आपको फिर से बताना पड़ता है कि पॉजिटिव क्या है। ऑन द अदर एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम जो एशियन कंट्रीज है, जैसे इंडिया है, जापान है, सिंगापुर है। सिंगापुर तो फिर भी थोड़ा ओपन है, लेकिन फार ईस्टर्न कंट्रीज लाइक जापान, चाइना, टू एन एक्सटेंट इंडिया, यहाँ पे अपने बॉस को फीडबैक देना तो मतलब अनहोनी टाइप की चीज है। तो उन्होंने जब ये कल्चर रोल आउट किया अपना, और ये चाहते थे कि हाँ ये कल्चर प्रिजर्व हो, ये ओपननेस का कल्चर रहे, दे वर वेरी सेंसिटिव इन रोलिंग इट आउट। ऐसा नहीं एक्सपेक्ट किया उन्होंने कि भाई हम जैसे चला रहे हैं अमेरिका में ऐसे पूरी तरह कॉपी पेस्टेड कल्चर चलेगा। And it's a great example how they ensured that they're able to hold on to their organization culture while being sensitive to the local cultures in various countries. जैसे उन्होंने एक एग्जांपल दिया है कि ब्राजील में आपको अगर लंच टाइम पे अकेला छोड़ा जाए, इट इज लाइक बैड मैनर्स। उन्होंने एक एग्जांपल दिया कि ब्राजील से उन्होंने एक एम्प्लॉय को बुलाया था इंटरव्यू के लिए, और पूरे दिन इंटरव्यू चला वहां। पूरे दिन इंटरव्यू चला और 45 मिनट का एक लंच ब्रेक था, और उस लंच ब्रेक पे कोई आया नहीं उनके साथ बैठने के लिए। तो जो कैंडिडेट थे ब्राजील वाले, उनको बहुत बुरा लगा, क्योंकि ब्राजील में लंच टाइम इज अ टाइम टू नेटवर्क एंड इंटरैक्ट। हालांकि अमेरिका में लोगों ने सोचा यार ये बेचारा पूरे दिन इंटरव्यू ही दिए जा रहा है, इसको 45 मिनट थोड़ा रेस्ट करने देते हैं। सो जस्ट अंडरस्टैंड, इंटेंशंस आर नॉट रॉन्ग, but the culture is so different. So, and they learned from it because of their open culture. They could take that feedback, they learned from it. So they said कि अगली बार कोई ब्राजीलियन अगर अमेरिका आता है तो हम उसको लंच पे अकेला नहीं छोड़ते। And that's what helps them to stay relevant, क्योंकि उनकी इतनी अच्छी मैकेनिज्म है टू गेट इंफॉर्मेशन ऑल अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन। 7,000 से ज्यादा लोग हैं आज की डेट में, लेकिन दे प्रीटी मच हैव एक्सेस टू everything that is happening in the organization, which is a brilliant ability जो कि ज्यादातर कंपनीज जब बड़ी हो जाती हैं वो खो देती हैं। तो मूल मंत्र जो रीड हेस्टिंग्स ने बोला एंड में, कि अगर आपका बिजनेस एरर प्रिवेंशन नहीं है, मतलब अगर आप सेफ्टी सिक्योरिटी के काम में नहीं हो, किसी की जान का खतरा नहीं है, तो आपके बिजनेस में आप बहुत ज्यादा कंट्रोल्स मत डालिए, प्रोसेसेस मत डालिए, तो फिर वो इनोवेशन को मार देता है। अगर आपका बिजनेस सेफ्टी सिक्योरिटी मेंटेन करने वाला है तो डेफिनेटली आप कंट्रोल्स डालिए, क्योंकि लोगों की जान जा सकती है उस एरर से। लाइक एयरक्राफ्ट इंजन अगर बन रहा हो और वहां पे अगर आप कंट्रोल्स नहीं डालोगे तो प्लेन क्रैश हो जाएगा, राइट। लेकिन अगर आप एक एंटरटेनमेंट बिजनेस में हो, आप एक मीडिया बिजनेस में हो, आप एक सॉफ्टवेयर कोड कर रहे हो जो कि इज नॉट मिशन क्रिटिकल, you encourage the practice of innovation, and to encourage the practice of innovation बहुत strongly लोगों को कंट्रोल मत कीजिए, और स्कोप रखिए फेलियर्स का, गलतियों का, क्योंकि इनोवेशन कभी एक बार में होता नहीं। तो इन रीड हेस्टिंग्स वर्ड्स, नेटफ्लिक्स ऑपरेट्स on the edge of chaos, and that's what helps them to stay relevant. I found this book extremely इंसाइटफुल। मैं खुद एक बिजनेसमैन हूँ, इंसिडेंटली मेरे दोनों बिजनेसेस भी एचआर के फील्ड में ही हैं, तो आई फाउंड इट वेरी रेलेवेंट। मेरी कंपनी में बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं, लेकिन आई गॉट अ लॉट ऑफ वैल्यू इन टर्म्स ऑफ हाउ आई कैन मेक द कंपनी लेस डिपेंडेंट ऑन मी। क्योंकि ज़्यादा टाइम पे हमें लगता है जब हम छोटी कंपनी चलाते हैं, यार मैं चला गया अगर 1 महीने के लिए तो कंपनी तो बैठ जाएगी। तो इट हैज़ गिवन मी अ लॉट ऑफ इंसाइट्स ऑन हाउ टू drive an innovation heavy culture, drive an ownership heavy culture. It has also told me why it is so important to hire right. सही काम के लिए सही आदमी को हायर कीजिए, और जरूरी नहीं है कि आप वो पुराने तौर तरीके यूज करें, जैसे अच्छा तुम्हारी अभी की सैलरी कितनी है, हम उस पे एक X% देंगे।
So these are very new ways of attracting, hiring, retaining talent. At the same time, making it very clear कि हम family नहीं है, ये 30 साल का retirement plan नहीं है. This is like a high performing team. And these are great point of views, contexts through which you can build a very, very competitive, innovative, thriving culture in your organization. How big or small the workforce is, there is a lot that you can take away as a leader, as a founder, as a CEO. So I would very strongly recommend that आप ये किताब पढ़िए. मैंने तो बस समरीज बताई हैं. It's a very interesting, engaging book. एक बार आपने पढ़ना शुरू किया तो आपको मन नहीं करेगा कि आप छोड़ो, क्योंकि कहानियां इतनी इंटरेस्टिंग हैं. They have cited examples from across the globe, and it's a beautifully written book. It will keep you engaged. Even if you are not a CEO right now, you should read this. If you aspire to be someone who will lead a team, someone who will lead an organization in the future, please read this book. It has a lot of value to offer. That's all that I wanted to say. Thank you so much for listening in. I'll see you in the next video. Bye bye.